हेलो मित्रों, वेलकम माय चैनल। आज हम लोग एक ऐसी मित्रता से ओत प्रोत और परिपूर्ण कहानी की बात कर रहे हैं, जिसका लेखक मुंशी प्रेमचंद है। प्रेमचंद कहा जाता है व्यक्तित्व व्यक्ति का समूल आधार ही नहीं होता, बल्कि उसके नैतिकता का चमकता हुआ सितारा होता है। मजदूरों का मसीहा, गरीबों की सरदार, कलम के सिपाही प्रेमचंद का बचपन का नाम आ गया। जिस कहानी को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, ये सभी आपको बताएंगे कि मैंने किस किस पात्र का फिगर बनाया है। जो मुख्य पात्र है उसका मैं चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, और कुछ सहायक पात्र है उसको मैं ऐसे ही को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं, जो हम कहानी बताएंगे उस कहानी का शीर्षक क्या है। उस कहानी का शीर्षक है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर। क्योंकि जब हमारा देश डेमोक्रेटिक नहीं था, लोकतांत्रिक नहीं था, उस समय हमारे समाज में जो जीवन यापन करने का सबसे मुख्य जरिया हुआ करता था, उसमें जब किसी प्रकार की समस्या आती थी, और जब समाज है, लोग है, तो समस्या आना निश्चित है। तो उस समस्या के निदान के लिए लोग पंचों का चुनाव करते थे, और उसी पंच को परमेश्वर माना जाता था, भगवान माना जाता था। लेकिन अभी का फैसला वो आप सभी जानते ही होंगे। जो आज पंचायती जो किया जाता है, वह पंचायत व्यक्ति विशेष होता है, कर्म विशेष नहीं होता है, परिणाम विशेष नहीं होता है, सत्य परक नहीं होता है। शायद मैं यह 100% श्योर नहीं कह सकता, कहीं कुछ कुछ होता भी है, लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसे देखने को मिलता है। अब पंचों पर से बहुत सारे लोगों का विश्वास उठ गया है। न्यायालय जिसके लिए बनाई गई है, लेकिन न्यायालय में भी ये सब होती है। तो पंच परमेश्वर जो कहानी है, इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म जो हुआ था वह 1880 में हुआ था। महिसादल की खूबसूरत वादियों में हुआ था, और कहा जाता है यह कलम के सिपाही अपने जीवन काल में अपने कलम के प्रति इतना समर्पित रहा कि समाज के हर यथार्थ को, हर समस्या को कलमबद्ध करने का काम किया है, और यथार्थ को वास्तविकता का रूप दिया है। गरीबों का मजदूर, मसीहा माने जाने वाले प्रेमचंद, इनकी मृत्यु जो हो गई थी वह 1936 में हो गई थी, और इनका बहुत सारी चर्चित उपन्यास भी है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये इनकी चर्चित उपन्यास है। कहानी में इनकी बहुत सारी कहानियां हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। कफन, पंच परमेश्वर, ये सब इनकी चर्चित कहानियों में से है, और उसी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं जिस कहानी का मुख्य पात्र कौन कौन है और सहायक पात्र कौन कौन है, ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। जो मित्रता होती है ये दोनों के बीच होती है। तो इनका नाम हम रखते हैं जुम्मन शेख, और इनका नाम रखते हैं हम
अलगू चौधरी, ये दो मित्र हुए। जुम्मन शेख का पिता जो थे वह थे जुमराती। जुम्मन शेख तो जुमराती का पुत्र जुम्मन शेख हुए, ये अलगू चौधरी हुए। पहले हम इन दोनों की मित्रता की बात करते हैं। इन दोनों की मित्रता इतनी गाढ़ी थी जहां किसी प्रकार का धर्म और मजहब आड़े नहीं था। इनकी मित्रता इतनी मिसाल थी समाज के सामने, ये अपना घरबार कभी इनके ऊपर छोड़ के जाते थे, ये कभी हज करने जाते थे तो अपना घरबार इनके ऊपर छोड़ करके जाते थे। अब इसी से आप समझ सकते हैं जे इनकी मित्रता कितनी गाढ़ी रही होगी। लेकिन समय आता है, समय के साथ साथ हर कोई बदलता है। और जब ये किसी भी समस्या की बात आती है, जब समस्या का निदान होता है तो हाँ, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मढ़ने के अलावा एक दूसरे के पास और कुछ बचता नहीं है। तो हम तो ये जान लिए कि ये दोनों की मित्रता काफी गाढ़ी थी। एक दूसरे के ऊपर ये लोग अपने जी जान से निछावर थे, चलती रहती थी। लेकिन अब जब बात आती है, इन बूढ़ी मां की बात कर लेते हैं। इनका नाम था खाला। जो इनकी खाला थी, जुम्मन शेख की यह खाला थी, मौसी कह ले। इनके पास कोई संतान नहीं था, आल औलाद नहीं था, ये निसंतान थी। तो इनके जिम्मे कुछ मिल्कियत थी। मिल्कियत मतलब तो संपत्ति थी, जमीनी जायदाद थी। तो बूढ़े में तो हर किसी का एक लाठी चाहिए, एक सहारा चाहिए जो उसके जीवन का नैया को पार लगा सके। तो जिसके पास कुछ नहीं है तो कोई व्यक्ति मिल्कियत के भरोसे इनकी सेवा कर सकता है। तो इन्होंने अपनी मिल्कियत इन्हें देने का सोचा, जुम्मन शेख को दिया भी। लेकिन जब तक मिल्कियत नहीं थी तब तक तो ये लोग खूब इनको मानते थे। इनकी एक वाइफ थी जिनका नाम था करीमन। करीमन, यह इनकी जो थी वह पत्नी थी, करीमन। करीमन भी खूब मानदान करती थी। लेकिन जिसी समय इनकी मिल्कियत की रजिस्ट्री हुई, लगता है इनके जीवन का भी रजिस्ट्री हो गया। किस चीज की रजिस्ट्री हो गई? ताना, इसके बाद इसको दो टूक सुनाना, इसके साथ साथ यह भी चल पड़ी। अब इस बूढ़ी खाला को ये लोग सरसरी निगाह से देखते थे, अच्छे निगाहों से नहीं देखते थे। इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, खाना पीना नहीं देते थे। जब मिल्कियत इनको दिया गया तो उस समय इन्होंने वायदे किया था कि जब तक तुम रहोगी तब तक तुम्हें किसी प्रकार का मैं दिक्कत परेशानी नहीं होने दूंगा। 2 जून का रोटी, 2 वक्त का खाना, इसके बाद जो तुम्हारा कुछ अमल पाती का जो जुगाड़ है वो भी मेरे द्वारा किया जाएगा। खुशी खुशी अपने जीवन को निर्वाह करना, इसके बाद स्वर्ग में तो जगह है ही है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ जब रजिस्ट्री होने के बाद जब दुर्व्यवहार करने लगी तो वह चीज कुछ दिन तक इन्होंने बर्दाश्त की। जब कुछ कहती तब पत्नी करीमन कहती, क्या तुम लगता है कि जो थोड़ी जमीन क्या रजिस्ट्री कर दी, पूरे जीवन का मैं तुम्हारा ठेका ले लिया हूं, जो चीज कहोगी वो मैं फरमाइश तुम्हारी पूरी करते जाऊंगी, क्या जाओ जो करना है करो। फिर उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए इस सब की समस्या के निदान के लिए पंचायत बुलाऊंगा। तो कहती जाओ जिसको बुलाना है बुला के ले आओ, पंचायत से मैं नहीं डरता। अब यह बूढ़ी खाला एक हाथ में ठेंगा लठ लिए पूरे गांव गांव घूमती है,
अपनी खून पसीना एक कर देती है। इनका कमर कमान बन जाता है। सबसे अपनी दुखरे की आंसू रो रो के सुना आती है। कुछ समाज में लोग हंसते हैं, कुछ ताने भी देते हैं, जे एक पैर तो कब्र में है, इसके लिए दो तू खाती कहीं पड़ी रहती, अपना जीवन निर्वाह करती। खाला के कहना था, चलो तुम मुझे कुछ पैसे ही दे दो महीने का, मैं अपना अलग निर्वहन कर लूंगी। लेकिन इस पर भी जुम्मन शेख राजी नहीं हुए थे। उस गांव में बहुत सारे लोग थे। एक लोग थे रामधन चौधरी, रामधन चौधरी नहीं, सॉरी, मिश्र, रामधन मिश्र, जिसके पास भी ये गई थी। अंततः पंच के लिए कोई तैयार नहीं होता था, क्योंकि गांव में जुम्मन शेख अच्छी खासी पहुंच थी। यह सोचता था, ये कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको मैंने उपकार नहीं किया है, कोई भला इस उपकार में के बदले में मुझे अपकार दे सकता है क्या, कोई मुझसे दुश्मनी कर सकता है क्या, ये निश्चिंत थे। होते 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 खाला पहुंच जाती है अलगू चौधरी के पास। कहती है, बेटा वक्त निकाल के तुम भी मेरे पंचायत में आ जाना। तो कहती है, खाला तुम मुझे क्यों ले जाना चाहती हो, मेरी अच्छी खासी दोस्ती है, मैं जाके भला वहां क्या करूंगा। तो खाला कहती है, बेटा बिगाड़ के डर से ईमान की बात कहना छोड़ दोगे क्या, बेटा बिगाड़ की डर से ईमान की बात कहना छोड़ दोगे क्या। इसके बाद खाला चली जाती है। यही बात अलगू चौधरी की सीने में रह रह के चुभती है। ये क्या बेटा बिगाड़ के डर से ईमान की बात कहना छोड़ दोगे। पंच के मुख में परमेश्वर का वास होता है। अब वह समय आता है जो पंचायत सजानी पड़ती है, और पंचायत कहीं और नहीं सजती है मित्रों, पंचायत सजती है एक वृक्ष के नीचे, इस चबूतरे के ऊपर। समाज के सभी लोग विराजमान होते हैं, इस चबूतरे पे बैठे होते हैं। इस दोनों की समस्या के समाधान करने के लिए लोग उतावले होते हैं, देखने के लिए सब उत्सुक होते हैं। कटघरे में खड़ा होता है तो ये जुम्मन शेख और उनकी खाला, सभी लोग के जब पहुंचने के बाद सभी को जुम्मन शेख अभिवादन करते हैं, पान सुपारी से सबके सामने रखते हैं, सब लोग बैठते हैं। और यह जो कुर्सी है, यह पंचों की कुर्सी है मित्रों, जहां पर पंच बैठ करके अपनी समस्या का, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। अब बात आती है पंच किसे चुना जाए। रामधन चौधरी कहते हैं, जुम्मन पंच किसे मढ़ते हो, मढ़ते हो अर्थात किसे चुनते हो। तो ये कहते हैं, मुझे क्या पड़ी है, पंच खाला ने बुलाई है, खाला जिसे चाहे पंच मढ़े अर्थात पंच को चुने। तो खाला कहती, अरे खुदा से तो डर, पंच के मुख में परमेश्वर का वास होता है, वो फैसला जो करेंगे वो उचित होगा और मुझे सिरोधार्य होगा, मैं मानूंगी, क्योंकि मेरी उम्र कोर्ट कचहरी करने की नहीं है। तो ये कहते, नहीं तुम लाई हो, तुम ही पंच मढ़ो। तब खाला कहती, चलो और किसी को छोड़ो, तुम्हें किसी पर विश्वास यदि नहीं है तो तुम्हें अलगू चौधरी पर तो विश्वास है, जो तुम्हारा मित्र है। मैं पंच इन्हें ही मरती हूं, इन्हें ही चुनती हूं। अब मने मने मन में लड्डू फूटा जुम्मन शेख को, कहा कि जे चलो यह तो मेरे अपने मित्र है, अब तो बाजी अपने पास होगी, हम ही विजयी होंगे, हम ही जीतेंगे, फैसला मेरे पक्ष में आएगा। अब ये अलगू चौधरी कहती हैं, खाला कहाँ मुझे फंसा दी तुम, मेरी दोस्ती में दरार करा दोगी,
मेरी दोस्ती टूट जाएगी। तो खाला कहते बेटा, पंच के मुख में परमेश्वर वास करते हैं, जो करोगे सही ही करोगे, मुझे तुमसे ये उम्मीद है। बैठता है पंच के कुर्सी पर, ये आसीन होते हैं। आसीन होने के बाद दोनों की एक एक करके बात सुनते हैं। पहले खाला की बात सुनते हैं, फिर जुम्मन शेख की बात। जुम्मन शेख को कहते हैं तुम कहो। जब ये कहते हैं तो ये जो महाशय हैं, एक कोर्ट कचहरी बराबर जाते रहते हैं। कोर्ट कचहरी कानून का इनके पास जानकारी है, कानूनी आदमी है। ये एक एक सवाल जुम्मन शेख के ऊपर दागते हैं। वह सवाल जुम्मन शेख के सीने पे लगता है, जैसे लगता है हथौड़ी का प्रहार किसी ने किया है। अब जुम्मन शेख सोच रहे हैं कि यह जो बातें हैं, 21 दिन का कसर अलगू चौधरी हमसे निकाल रहा है। लगता है कोई पहले जन्म का इससे मेरी दुश्मनी रही है क्या, जो इन्होंने ऐसी ऐसी सवाल मुझे दाग रहे हैं। अंततः दोनों के बात सुनने के बाद अलगू चौधरी फैसला अपना सुनाते हैं। फैसला क्या होता है? फैसला यह होता है, क्या तो जुम्मन शेख खाला की मासिक जो जरूरतें हैं पूरी करे, जो मासिक देने का बात है वह पूरा करे। और इन्होंने जो कहा जो इनकी जायदाद से उतनी आमदनी नहीं होती, मेरा मानना है जो इनकी जायदाद से उतनी आमदनी होती है जो इन्हें मासिक दिया जा सकता है। और नहीं अगर देता है तो यह मिल्कियत की रजिस्ट्री रद्द कर समझी जाएगी, वह फिर रद्द हो जाएगा। यह बात जुम्मन शेख को बड़ी चुभ जाता है और वह बदले की आग में जलने लगता है। वह सोचता है कब ऐसा मौका आए कि मैं इस अलगू चौधरी से बदला लूं। अब दोनों की मित्रता भी टूट जाती है। इनकी मित्रता रूपी वृक्ष मानो बालू की रेत पर ऐसे खड़ी हुई दिखती है, जो हवा का या सत्य का एक झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर सका और ढह गया, गिर गया। अब दोनों में बात नहीं, मनमुटाव चालू, शत्रुता चालू, वैमनस्यता चालू। वह दिन दूर नहीं, इनको मौका मिल जाती है। बदले लेने की समय भी बहुत जल्दी ही आ जाती है मित्रों। अब देखते हैं इनको बदला लेने की समय कैसे आती है। सबसे पहले यह जानेंगे कि इसके बाद की घटना फिर क्या घटती है। यहां तक तो हम ये समझे। अब बात करते हैं एक तीसरा और चौथा किरदार का। तीसरा जो किरदार है उसका नाम है बटेसर। उसका नाम क्या है? बटेसर। बटेसर। और एक जो किरदार है उसका नाम है समझू साहू। यहां हम लिखते हैं, यहां लिखते हैं। ये दूसरा किरदार है, ये पहला किरदार है। बटेसर। बटेसर से एक जोड़ा बैल अलगू चौधरी मोल खरीद लेते हैं, मतलब पैसे से खरीदते हैं। बैल बड़ा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, ऐसा बैल गांव में किसी के पास नहीं, जिसका ख्याल भी अलगू चौधरी खूब करते हैं। एक जोड़ा बैल लेते हैं अपनी खेती बाड़ी ये सब करने के लिए, लेकिन यह बैल का जोड़े का एक बैल इसी कारणवश मर जाता है। अब जब एक बैल मर जाता है तो बच जाता है यह सिंघल बैल। अब यह अलगू चौधरी सिंघल बैल के दूसरे जोड़े की तलाश करते हैं, लेकिन इस जोड़े का बैल नहीं मिलता है। इसका पानी इतना तेज था, ये हल में जोतो बहुत जल्दी यह जोतता था। किसी गाड़ी में जोत दो तो शहर से सामान लाने में
बहुत जल्दी यह लेके आता था, लेकिन दूसरा जोड़ा इसका नहीं मिलता। बैल तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन इस लेवल का बैल, इस दाज का बैल नहीं मिलता है। अब अलगू चौधरी सोचते हैं अभी एक बैल लेकर के हम क्या करेंगे। इसी ताक में बैठा समझू साहू सोचता है चलो ये बैल पर नजर गड़ाया हुआ था, जे किसी तरह यह बैल ले लूं, जो दिन भर में बाजार से एक खेप जो चावल नमक राशन का सामान लाता हूं वह कम से कम 3 खेप ले आया करूं, आमदनी बढ़ जाएगी। और यह पहुंचते हैं, मोल जोल करके यह बैल को 150 में खरीद लेते हैं। 150 रुपए में यह बैल अलगू चौधरी से समझू साहू खरीद लेते हैं। खरीदते भी किस पर है? उधार, नगद नहीं। अब इन्होंने देखा अपने घाटा लगा के बैल तो इनको दे दिया 1 महीने के मोहलत पे। बैल लेकर के समझू साहू बांध भी लिया अपने दरवाजे पर। जब इन्होंने समझू साहू ने बैल को बांध लिया 1 महीने के मोहलत मांग करके, इन्होंने लगे 2 के बदले 3-3 खेप मारने। गांव से गुड़ वगैरह लेकर के जाते मंडी, और मंडी से उधर से नमक तेल इत्यादि राशन का सामान लेके आते घर। और बैल को खान पान का उन्होंने तनिक भी ख्याल नहीं रखा। जानवर के साथ जो हमारा सलूक करना चाहिए वह उन्होंने नहीं किया। उसके साथ ही समझू साहू ने बड़ी निर्दयता की, दुर्व्यवहार किया। लेके जाता शहर, रूखी सूखी भूसे डाल देता और तुरंत फिर जोत देता घर के लिए। बेचारा बैल कमजोर हो गया। यही चलता रहा। जितना प्रेम से, जितना दुलार से इसे अलगू चौधरी रखते थे, खिलाते थे, मालिश करते थे, सहलाते थे, उसका छटाक भी प्रेम समझू साहू से इस बैल को नहीं मिला और बैल धीरे धीरे बहुत कमजोर हो गया। एक दिन की बात है, जब समझू साहू लास्ट दिन के अंतिम पहर में, चौथे पहर में बाजार से चल रहा था, चौथा खेप था। बीच रास्ते में उस दिन क्या किया, इस बैल के ऊपर इसने दुगुना बोझ भी लाद दिया। दिन का अंतिम खेप, वजन दुगुना। बेचारा बैल वहन करे तो करे कैसे। अंततः बीच रास्ते में ये थोड़ा रुका। इसके ऊपर इतने कोड़े मारे कि ये बैल हिम्मत तो किया, लेकिन इसके कलेजा जवाब दे गया। बैल ऐसे गिरा जो दोबारा उठने का कभी नाम नहीं लिया। गिरने के बाद तो समझू साहू इसे पिटाई की। जब नहीं सुना तो उठ के इक्के में जोतता था, इक्के में से खोला, देखा, फिर उसके नाक में लकड़ी ठूंस दिया। इसके बाद देखा यह तो मर गया है। अब यह बेचैन लगा जले भुने बैल को कोसने। जो तुम्हें मरना ही था तो तुम घर पे जाके मरते। बीच रास्ते में तुमने दम तोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? सुनसान का रास्ता, अब घर जाऊं तो कैसे? गाड़ी पे सामान है, पास में कुछ नगद है 150-200। बेचारे किसी तरह चिलम के साथ अपने मन को बहलाया, अपने नींद को बहलाता रहा। लेकिन रात के अंतिम पहर में समझू साहू को नींद आ गई। और नींद आने के बाद कब इनके कमर से बटुए को खोल लिया गया, इनके इक्के पर से नमक तेल का कैंटर उतार लिया गया, इन्हें पता नहीं चली। जब सुबह नींद खुली तो देखते हैं न बटुआ है न गाड़ी पर तेल सामान है। ये कौन ले गया? अब लगे माथा पीटने। जले भुने घर आए। सहुआइन जो थी वह भी लगी अलगू चौधरी को गलियाने। नन्मू है, कैसा बैल दिए? ये बैल कुछ दिन भी नहीं चला, रास्ते में ही दम तोड़ गया, मर गया। मेरी सारी जीवन की जमा पूंजी कमाई लुट गई। ये सब कोसने लगे। अभी दोनों के बीच
जब अलगू चौधरी की जो वाइफ थी चौधराइन, वो अभी कभी कभी पैसे मांगने जाती तब सहुआइन और चौधराइन के बीच भयंकर झगड़े हो जाते। समझा बुझा किया गया, अलगू चौधरी भी गया। अब कहा भाई इस समस्या का निदान कैसे हो। गांव के कुछ गण्यमान्य लोगों ने कहा चलो पंचायत कर लिया जाए, तुम्हारी समस्या का समाधान कर दिया जाए। तो पंचायत पर दोनों राजी हो गए, कहा चलो पंचायत से ही समस्या का समाधान करते हैं। पंचों को सूचित किया गया। अगले दिन पंच बैठी, वही सांध का बेला है, वही चिड़ियों की कलरव गान है, वही वृक्ष का पेड़ है, वही चबूतरा है। सांध बेला में जब सब शांत हुआ, सभी पक्षी अपने पेड़ पर आई बैठी। पक्षियों का जब झुरमुट में पंचायत शुरू हुआ तो नीचे भी इन लोगों की पंचायत प्रारंभ हुई। अब बात आती है फिर पंच चुनने की। श्रीधर मिश्र जो कहा अलगू पंच किसे मढ़ते हो, क्योंकि रामधन मिश्र के मित्र थे अलगू चौधरी। इन्होंने कहा रामधन मिश्र ने जो पंच किसे मढ़ते हो, किसे चुनते हो। अलगू चौधरी कहा मैं क्या बोलूं, जुम्मन शेख से ही पूछ लीजिए, समझू साहू से ही पूछ लीजिए, ये पंच किसे मढ़ते हैं, जिसे चुनेंगे मैं उसे मानूंगा। अब समझू साहू समझा जिसका सबसे बड़ा शत्रु कौन है। आओ देखा ना ताओ, तुरंत ऐलान किया, पंचों मैं अपने पंच जो चुनता हूं वह जुम्मन शेख को चुनता हूं, जुम्मन शेख मेरा पंच रहेगा। धक से लगी अलगू चौधरी के कलेजे में, ये भाई यह जो अब लगता है जो अब जुम्मन शेख हमसे जो है बदला लेगा, लेकिन करे तो करे क्या। फिर रामधन मिश्र पूछते हैं अलगू तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। ते दबी जुबान से कहते नहीं मुझे क्या दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कत तो अंदर में थी, मन में तो कसक था। जुम्मन शेख बैठते हैं, इस पंच के कुर्सी पर आसीन होते हैं। दोनों की आज उस दिन खड़ा है कटघरे में कौन, खाला और जुम्मन शेख। पंच के कुर्सी पर आसीन है अलगू चौधरी, लेकिन आज कटघरे में खड़ा है समझू साहू और अलगू चौधरी, और पंच के कुर्सी पर आसीन है जुम्मन शेख। पहले तो जुम्मन शेख खूब सोचता था जैसे छोड़ेंगे नहीं, इसे आज न कल बदला लेंगे, बदला लेने की बारी आई, आज इसे बख्शेंगे नहीं। लेकिन जब वही व्यक्ति पंच के कुर्सी पर बैठता है और जब इसका अब दलील सुनता है, जब इसका दलील सुनता है, तब कहता है नहीं, पंच के कुर्सी पर बैठा व्यक्ति परमेश्वर होता है, उसके जुबान से निकली हुई वाणी परमेश्वर की वाणी होती है। इसलिए हमें जो निर्णय करना है सत्य के बल पर करना है। और सुनने के बाद जुम्मन शेख फैसला सुनाते हैं, समझू साहू तुम यदि बैल नगद ले लिए होते तो आज यह फसाद ही नहीं रहता। क्या तुम पैसे मांगने जाते? नहीं। दूसरी बात, तुमने जानवरों के साथ दुर्व्यवहार किया, दूने दूने वजन ढोए, अंततः बैल जब तुम लिए अलगू चौधरी से तो बैल स्वस्थ था, बैल बीमार नहीं था। मरना होता उस समय मर जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन जब स्वस्थ बैल लिए, तुम्हारे जोतने से तुम्हारे दूना बोझ लादने से यह बैल मर गया है। इसलिए इस बैल की जो कीमत है 150 रुपये, वो तुम्हें देने पड़ेंगे और यही बनता है। ऊपर से कुछ लोगों ने कहा नहीं, इसने जानवर के साथ दुर्व्यवहार किया है, इसको जुर्माना भी लगना चाहिए। कहा वो तो अब जो छोड़ेगा क्या करेगा, अलगू चौधरी बोले। लेकिन अंत में निर्णय यही हुआ कि बैल का कीमत जुम्मन शेख को अलगू चौधरी को देना पड़ा। अलगू चौधरी उसी समय कहते हैं
पंच परमेश्वर की जय। फैसला हुई, दूध का दूध और पानी का पानी, और चारों ओर से सभी लोगों ने कहा पंच परमेश्वर की जय। पंचों में के जो वाणी होती है उनमें परमेश्वर का निवास होता है, इसलिए जो भी निर्णय होता है वह सही निर्णय होता है, सही निर्णय ही करना चाहिए। कहानी इतनी थी मित्रों। ऐसे ही कहानी के लिए आप बने रहे हमारे चैनल पर, ऐसे ही एक से एक कहानी आपके लिए लाता रहूंगा। इस कहानी से हमें सीख क्या मिली, जो आज भी इस कहानी को समझना हमारे लिए जरूरी है। और प्रेमचंद की जो भी साहित्य है, जो भी कहानियां हैं, वह उस समय लिखी गई थी, लेकिन उसकी जो विचार है, उसकी जो व्यथा है, यथार्थ है, वो उतना ही आज भी कायम है। और जो इनके विचार आज हमारे नए पीढ़ी से दूर हो रहे हैं, इसके विचार को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, ताकि अपने मन और मस्तिष्क को एक स्वरूप और स्वतंत्र रूप, स्वतंत्र वाणी, स्वतंत्र विचार के रूप में ढाल सके। धन्यवाद।